नमस्कार मेरे 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों। एक बार फिर से आज मैं हिंदी कक्षा के लिए आपके सामने हूँ और आज हम हिंदी का अगला पाठ शुरू करेंगे, पाठ दूसरा, जिसका नाम है वारिस कौन। और यह कहानी विभा रानी जी ने लिखी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आखिर वारिस क्या होता है। वारिस मतलब होता है उत्तराधिकारी। जैसे कि अगर आप कल्पना कर सकें तो गांव में आपके खेत होंगे, आपके खलिहान होंगे, आपका घर होगा। ये घर आपके एंसेस्टर्स से, आपकी पीढ़ियों से चला आ रहा है। आपके एंसेस्टर्स से ये दूसरी पीढ़ी को मिलता है, फिर तीसरी पीढ़ी को मिलता है, फिर आपके दादाजी को, फिर आपके पिताजी को, आगे चलकर आपको मिलेगा। इसी तरह अगर किसी पिता की प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी अपने आप उसके बच्चों को मिल जाती है, तो प्रॉपर्टी के वारिस जो होते हैं वो उसके बच्चे होते हैं। इसी तरह जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट होती है या कोई राजा होते हैं, तो ऐसी जगहों पर भी राजा के बाद उनका एक उत्तराधिकारी चाहिए होता है। तो ये जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज होती हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही या उस पोस्ट होल्डिंग अथॉरिटी का बेटा ही फिर से वारिस बने। यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि कोई एप्रोप्रिएट एलिजिबल व्यक्ति वारिस बने, कोई आप कह सकते हैं कि योग्य व्यक्ति जो है वो वारिस बने। तो आइए हम पढ़ते हैं कहानी वारिस कौन। वारिस कौन विभा रानी की लिखी हुई कहानी है। विभा रानी हिंदी की एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका हैं जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ लिखी हैं। तो आज मैं इस कहानी को पढ़ूंगी और एक एक लाइन इस कहानी को पढ़कर मैं इस कहानी को एक्सप्लेन करूंगी, स्पष्ट करूंगी। आप इस कहानी के कठिन शब्दों को अपनी हिंदी की नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थीं। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। राजा के पास 4 बेटियां हैं। एक राजा है जिसकी 4 बेटियां हैं और अब चारों में से राजा ये सोचता है कि जो सबसे बुद्धिमती होगी, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द है बुद्धिमती, इंटेलिजेंट, जो सबसे इंटेलिजेंट बेटी थी, राजा उसी को अपना एम्परर देना चाहता था, राजपाट। अपना जो साम्राज्य था, अपना जो एम्पायर था, अपना एम्पायर वो अपनी उसी बेटी को देना चाहता था। एक दिन उस राजा ने अपनी चारों बेटियों को अपने पास बुला लिया। अब क्योंकि राजा को अपनी चारों बेटियों में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बनाना था, अपना वारिस बनाना था, तो उसने उन चारों बेटियों को अपने पास बुला लिया। सभी को गेहूं के 100-100 दाने दे दिए। और गेहूं मतलब वीट ग्रेन्स, गेहूं के 100-100 दाने गिनकर उसने अपनी हर बेटी को दे दिया, अपनी एक एक बेटी को दे दिया। और उसने उन बेटियों से कहा कि इसे तुम अपने पास रखो, इन दानों को तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद, 1-2 दिन नहीं, पूरे 5 साल बाद का राजा ने समय दिया और कहा कि 5 साल बाद जब मैं इन्हें मांगूंगा तब तुम मुझे वापस कर देना। मतलब 5 साल बाद जब मैं इन दानों को मांगूंगा तब तुम चारों को मुझे मेरे ये 100-100 दाने वापस करने होंगे। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आईं और इस तरह 100-100 दाने लेकर वो चारों ही बहनें अपने अपने कमरे में आ गई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब बड़ी बहन ने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, ज़्यादा कुछ सोच विचार उसने किया नहीं और उसने दानों को खिड़की से बाहर, विंडो से बाहर फेंक दिया। उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या। सोचने लगी कि 5 साल बाद तो पिताजी ये छोटी सी बात भूल जाएंगे, उनको याद भी नहीं रहेगा कि उन्होंने हमको 100-100 दाने दिए थे, ऐसे ही उन्होंने दे दिए होंगे। और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, अगर मान लो 5 साल बाद उनको याद भी आ गया और अचानक दाने मांगने लगे, भंडार से लेकर दे दूंगी, गेहूं के भंडार में जाऊंगी, 100 दाने वहाँ से लूँगी और 100 दाने लेकर मैं पिताजी को दे दूंगी, तो कोई परेशानी नहीं है। तो दानों को फालतू समझकर पहली राजकुमारी ने उन दानों को फेंक दिया। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर, अब दूसरी बहन ने क्या किया, चांदी की एक डिब्बी ली, बहुत सुंदर सी चांदी की एक छोटी सी डिब्बी ली
और उसमें डालकर मखमल के थैले में बंद करके, मखमल मतलब सिल्क, वेरी सॉफ्ट क्लोथ, तो सिल्क का एक थैला बनाया उसने, छोटा सा, छोटी सी एक थैली बनाई। आपकी मम्मी कभी कभी एक छोटी सी पोटली का इस्तेमाल करती होंगी जिसमें कभी कभी छुट्टी वगैरह रखती हैं मम्मी, तो उसने एक छोटी सी मखमल की पोटली बनाई, छोटी सी एक थैली बनाई और उसमें उसने उन गेहूं के दानों को बंद कर दिया और बंद करके सुरक्षा से, पूरी सुरक्षा के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ अपनी संदूकची में डाल दिया। संदूकची का मतलब होता है एक छोटी सी पेटी। एक छोटी पेटी को हम संदूक या संदूकची कहते हैं। तो उसके पास एक छोटी सी पेटी थी, एक छोटी सी अटैची थी। उस पेटी में उसने क्या किया, मखमल के थैले में बंद करके चांदी के डब्बे में डालकर गेहूं के दानों को रख दिया। मतलब उसने कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्शन के साथ, कुछ ज़्यादा ही संभाल कर, एकदम ओवर प्रोटेक्टिव होकर उसने उन गेहूं के 100 दानों को रख दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे, आज से 5 साल बाद जब भी पिताजी मुझसे ये दाने मांगेंगे तब मैं उन्हें वापस कर दूंगी। इसीलिए उसने बहुत ज़्यादा संभाल कर उन 100 दानों को रख दिया। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं, और तीसरी बहन जो थी वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि वो इन 100 दानों का क्या करे। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, तनिक मतलब थोड़ी सी, और जो सबसे छोटी वाली बहन थी वो अभी बच्ची थी, उसमें अभी बहुत बचपना था। तो जो छोटी बच्ची थी, जो छोटी वाली राजकुमारी थी, चौथी राजकुमारी, वो अभी बच्ची थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था, उसे मस्ती करना, शरारत करना बहुत अच्छा लगता था। उसे गेहूं के बुने हुए दाने भी बहुत पसंद थे और गेहूं के भुने हुए दाने वो खाना पसंद करती थी। गेहूं के दानों को वो भून कर खाती थी, भूनना मतलब रोस्ट करना। गेहूं के दानों को रोस्ट करके खाना उसे अच्छा लगता था। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और फिर उसने दानों को रोस्ट करवाया और रोस्ट करवा कर खा लिया और खेल में मग्न हो गई। मग्न होना मतलब लीन होना, बिजी होना। और फिर से वो अपने खेल कूद में बिजी हो गई, फिर से वो अपने खेलने कूदने में लग गई। लेकिन जो तीसरी राजकुमारी थी, तीसरी राजकुमारी अब तक डिसाइड नहीं कर पाई थी कि वो उन 100 दानों के साथ क्या करे। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था, यकीन मतलब भरोसा। तीसरी राजकुमारी को इस बात का भरोसा था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए। वो उसे लग रहा था कि पिताजी ने बस ऐसे ही, यूं ही, मतलब बिना किसी कारण, ऐसे ही फालतू में पिताजी ने दाने नहीं दिए हैं। अगर उन्होंने वो दाने दिए हैं तो उसके पीछे उनकी कोई न कोई सोच ज़रूर होगी, ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा, ज़रूर इन दानों के पीछे पिताजी का कोई मकसद होगा, पिताजी का कोई उद्देश्य होगा, कोई एक एम होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची। पहले तीसरी राजकुमारी भी यही सोच रही थी कि जैसे उसकी दूसरी बहन ने उन दानों को सहेज कर रख दिया, जैसे उसकी दूसरी बहन ने उन दानों को बहुत सहेजना मतलब संभालना, बहुत ज़्यादा संभाल कर रख दिया, वैसे मैं भी संभाल कर रख देती हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। लेकिन फिर उसे ऐसा हो नहीं पाया, वो बिल्कुल ओवर प्रोटेक्टिव होकर उन दानों को रख नहीं पाई। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही, क्या करूं, क्या इस्तेमाल करूं, रख दूं, फेंक दूं, इन दानों का क्या उपयोग करूं। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन, इसके बाद वो अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन की तरफ गई। अब उसके जो कमरे की खिड़की के पीछे ज़मीन थी, उस ज़मीन पर वो गई। उसने उस ज़मीन को थोड़ा सा खोदा, मिट्टी को थोड़ा सा खोदने के बाद उसने वे दाने उसमें बो दिए और इस तरह से उसने उन दानों को उसमें बो दिया, उसने उन सीड्स को उसमें सो कर दिया। समय पर अंकुर फूटे और थोड़े दिनों के बाद वो जो सीड्स थे, उन सीड्स में जर्मिनेशन हुआ। अंकुर फूटना मतलब जर्मिनेशन होना। उन दानों में अंकुर फूट गए, उन दानों में छोटे छोटे अंकुर निकल गए और धीरे धीरे पौधे तैयार हुए और धीरे धीरे छोटे छोटे प्लांट जो है दानों के तैयार हो गए। गेहूं के छोटे छोटे प्लांट तैयार हो गए, दाने निकले और फिर उसमें से गेहूं के क्रॉप्स निकलने लगे। राजकुमारी ने तैयार फसल में से, और जब पूरी फसल तैयार हो गई, पूरे क्रॉप्स तैयार हो गए, तो उसमें से दाने निकाल लिए
उसमें से राजकुमारी ने उन दानों को निकाल लिया और फिर से बो दिया। और फिर क्या किया, 100 दाने उसने बो दिए और 100 दानों में से समझिए उसको 1000 दाने अगर मिले तो उसने उन 1000 दानों को फिर से बो दिया। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं का अनाज हो गया। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। मतलब कि अगर 100 दानों से उसको 1000 दाने मिले तो उसने 1000 दाने फिर बो दिए। 1000 दानों से अगर उसे लाख दाने मिले तो उसने वो लैक्स ऑफ दानों को फिर से बो दिया। और इसी तरह उसके पास मिलियन, ट्रिलियन, करोड़ दाने होते चले गए। 5 सालों तक वो जो भी गेहूं के क्रॉप्स मिलते उनको लेती और फिर से बो देती, जो भी गेहूं के क्रॉप्स मिलते उन दानों को निकालती और फिर से बो देती। ऐसा वो 5 साल तक लगातार करती रही। इसके बाद आखिर 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया। आखिर 5 साल बाद वो दिन आ गया जब राजा ने चारों बहनों को बुलाया। राजा भूले नहीं थे, राजा को अपने वो 100 दाने याद थे और राजा ने सभी बहनों से उन दानों के बारे में पूछने के लिए बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे। उन्होंने बताया कि तुम चारों बहनों को मैंने गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। मैंने अपने वो दाने तुमसे 5 साल बाद वापस मांगे थे। तो अब 5 साल पूरे हो गए हैं और अब मैं तुम सब से अपने वो गेहूं के 100-100 दाने मांगता हूँ। कहाँ है वे दाने? राजा ने उन चारों बहनों से पूछा, उन चारों राजकुमारियों से पूछा कि वे दाने कहाँ हैं। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई। सबसे पहले दाने बड़ी राजकुमारी को मिले थे, इसलिए सबसे पहले दाने बड़ी राजकुमारी को देने थे। बड़ी राजकुमारी फटाफट गेहूं के भंडार घर में गई और गेहूं के भंडार घर से 100 दाने गेहूं के ले आई और गेहूं के 100 दाने लाकर राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या वे वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? अब राजा को ज़रूर शक हुआ और इस शक के कारण ही राजा ने पूछा कि क्या एग्जैक्टली ये वही 100 दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? गेहूं के ये वही 100 दाने हैं? और इस तरह से राजा ने बड़ी वाली राजकुमारी से प्रश्न पूछा। अब बड़ी राजकुमारी ने राजा को क्या उत्तर दिया? बाकी तीनों राजकुमारियों ने राजा को क्या उत्तर दिया? कहानी के इस भाग को हम हिंदी की अगली कक्षा में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बची हुई स्टोरी को पूरा कर लेंगे। अब आप इस पाठ के शब्दार्थ देख लीजिए। इस पाठ के शब्दार्थ हैं राजपाट, साम्राज्य, फैसला, निर्णय, मखमल, मुलायम कपड़ा, संदूकची, छोटी पेटी या छोटा संदूक, मकसद, उद्देश्य, सहेजना, संभालना। ये शब्दार्थ आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख लेंगे और ये सारे शब्दार्थ लिखने के बाद आप अभी तक की हमने जो कहानी पढ़ी है, इस पढ़ी हुई कहानी से आप अनुस्वार वाले 2 शब्द खोज कर लिखेंगे और अनुनासिक वाले 2 शब्द खोज कर लिखेंगे। तो इस तरह से आज के होमवर्क में आप शब्दार्थ लिख लेंगे। पहले तो ये शब्दार्थ लिख लेंगे और इस दी हुई कहानी में 2 अनुस्वार शब्द खोज कर लिखेंगे और 2 अनुनासिक शब्द आप खोज कर लिखेंगे। बची हुई कहानी हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस तरह से आप अपना होमवर्क पूरा कर लेंगे और अगली कहानी में हम अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।